नमस्कार दोस्तों। चित्रलेखा रेडियो कहानी के इस नए वीडियो में और अनाहत के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। उम्मीद है आपको अनाहत का पहला भाग बहुत पसंद आया होगा। पहले भाग में हमने देखा कि कैसे विक्रम एक खतरनाक षड्यंत्र का शिकार होता है। विक्रम और कबीर सच्चाई की तलाश में एक एक कदम खतरे की ओर बढ़ते हैं। अब आगे क्या होगा? क्या वे दोनों जान पाएंगे कि इस षड्यंत्र के पीछे किसका हाथ है? क्या वह प्रिय को इन सब मुश्किलों से बाहर निकाल पाएंगे? जानने के लिए चलिए सुनते हैं अनाहत का दूसरा भाग। कहानी शुरू करने से पहले कृपया चेतावनी पर ध्यान दें। हमारे चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियां और वीडियो पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका उद्देश्य केवल आपका मनोरंजन करना है और इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। हम किसी भी व्यक्ति, समुदाय, धर्म या जाति की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं रखते हैं। कृपया इन वीडियो को केवल मनोरंजन के रूप में देखें। यदि किसी कहानी या पात्र में कोई समानता पाई जाती है, तो वह केवल एक संयोग है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इन वीडियो को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें और किसी भी प्रकार की गलतफहमी से बचें। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। जर्जर खिड़कियों और दरवाजों की दरारों से सुबह की किरणें भीतर रोशन कर रही थीं। रात भर की बेचैनी और तनाव के बाद भी वातावरण में एक अजीब सी शांति थी। बाहर पक्षियों की चहचहाहट और दूर से आती हुई गाड़ियों की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थीं, जो एक नए दिन की शुरुआत का संकेत दे रही थी। विक्रम और कबीर रात भर की घटनाओं से थके हुए थे। विक्रम पुलिस से भागने और छुपने की थकान से, और कबीर विक्रम की मदद करने और सारी व्यवस्था करने की वजह से। उनकी आंखों में नींद थी, लेकिन उनके कंधों पर एक भारी जिम्मेदारी थी, एक ऐसा मिशन जो उन्हें सोने नहीं दे रहा था। उन्हें सच्चाई का पता लगाना था, और जल्द से जल्द, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। उनके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, कैसे अपनी बेगुनाही साबित करें, कैसे प्रिया को सुरक्षित रखें, और कैसे उस साजिश का पर्दाफाश करें जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती थी। सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि वो फाइल कहाँ है, विक्रम ने कहा। अपनी आवाज में दृढ़ता थी। और राहुल का इस सब में क्या रोल है? कबीर थोड़ी देर तक शांत रहा। फिर विक्रम की ओर देखते हुए उसने कहा, मुझे कुछ फोन करने होंगे। विक्रम, तुम्हें याद है जब हम ऐसे खुफिया मिशंस में शामिल होते थे तो हमें अलग-अलग तरीके से जानकारी हासिल करनी होती थी। उस दौरान मैंने कई लोगों से संपर्क बनाए रखा था। कुछ ऐसे लोग जो अब अलग-अलग व्यवसायों में हैं, लेकिन उनकी आंखें और कान हमेशा खुले रहते हैं। शायद उनमें से किसी को कुछ पता हो। कबीर ने कुछ फोन कॉल्स की। उसने अपने संपर्कों से राहुल के बारे में जानकारी मांगी, उसकी गतिविधियों के बारे में, और किसी भी असामान्य वित्तीय लेन देन के बारे में। मुझे कुछ समय लगेगा, कबीर ने फोन रखने के बाद कहा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि कुछ न कुछ जरूर पता चलेगा। इस बीच विक्रम को फाइल से जुड़ा एक खास विवरण याद आया। दस्तावेजों में एक गुप्त कोड का उल्लेख था, जिसे ऑपरेशन शैडो कहा जाता था। उसने पहले इस कोड के बारे में कभी नहीं सुना था। क्या यह कोड इस साजिश की कुंजी हो सकता है? कुछ घंटों बाद कबीर के एक संपर्क ने उसे वापस फोन किया। कबीर का चेहरा गंभीर हो गया। फोन पर बात करते हुए वो कुछ देर चुप रहा, फिर कुछ कोड शब्दों में जवाब दिया। फोन रखने के बाद उसने विक्रम की तरफ देखा। हमें जाना होगा, उसने कहा। मेरे एक सूत्र ने संपर्क किया है। वो फोन पर बात नहीं कर सकता, कह रहा था कि लाइन सुरक्षित नहीं है। उसने एक पुरानी जगह पर मिलने के लिए कहा है। सिर्फ मैं ही जानता हूँ उस जगह को। विक्रम ने पूछा, क्या वो भरोसेमंद है? अपनी जान से ज्यादा, कबीर ने जवाब दिया।
उसने कई बार हमारी मदद की है। अगर वो कह रहा है कि फ़ोन सुरक्षित नहीं है, तो हमें उसकी बात माननी चाहिए। दोनों फार्म हाउस से बाहर निकले और कबीर की वैन में बैठकर उस गुप्त जगह की ओर चल पड़े। कुछ देर बाद वे एक सुनसान गोदाम के पास पहुंचे। आसपास की सड़कें सुनसान थीं, जैसे वक्त थम सा गया हो। कबीर ने वैन एक तरफ खड़ी की और इंजन बंद कर दिया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। सिर्फ हवा की सरसराहट और कहीं दूर से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। वे कुछ पल वैन में ही बैठे रहे, चारों तरफ का जायजा लेते हुए। कबीर ने चारों ओर देखा, सुनिश्चित किया कि कोई आसपास नहीं है। फिर वे सावधानी से वैन से बाहर निकले और दबे कदमों से गोदाम की तरफ बढ़ने लगे। गोदाम बाहर से ही काफी पुराना लग रहा। दोनों फार्म हाउस से बाहर निकले और कबीर की वैन में बैठकर उस गुप्त जगह की ओर चल पड़े। कुछ देर बाद वे एक सुनसान गोदाम के पास पहुंचे। आसपास की सड़कें सुनसान थीं, जैसे वक्त थम सा गया हो। कबीर ने वैन एक तरफ खड़ी की और इंजन बंद कर दिया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। सिर्फ हवा की सरसराहट और कहीं दूर से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। वे कुछ पल वैन में ही बैठे रहे, चारों तरफ का जायजा लेते हुए। कबीर ने चारों ओर देखा, सुनिश्चित किया कि कोई आसपास नहीं है। फिर वे सावधानी से वैन से बाहर निकले और दबे कदमों से गोदाम की तरफ बढ़ने लगे। गोदाम बाहर से ही काफी पुराना लग रहा था। खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और दीवारों पर जगह-जगह दरारें थीं। कबीर ने एक भारी सा दरवाजा खोला, जो काफी झंग खाया हुआ था। अंदर काफी अंधेरा था। सिर्फ बाहर से आती हुई हल्की सी रोशनी से कुछ धुंधला सा दिख रहा था। गोदाम के कोने में अंधेरा और भी घना था। कुछ पलों के लिए वहां सिर्फ सन्नाटा पसरा रहा। फिर अंधेरे से एक आकृति उभरी। वो एक आदमी था, जो साए में खड़ा होकर दरवाजे से अंदर आने वालों को देख रहा था, जैसे ये सुनिश्चित कर रहा हो कि सब ठीक है। जैसे ही उसने कबीर को पहचाना, वो आगे बढ़ा और कबीर का अभिवादन किया। उसने विक्रम की ओर एक नजर डाली और अपना सिर हिलाया, जैसे उसे चुप रहने या सावधान रहने का इशारा कर रहा हो। फिर उसने कबीर को एक लिफाफा दिया। लिफाफा पुराना और थोड़ा मुड़ा हुआ था, जैसे उसे कहीं छुपा कर रखा गया हो। कबीर ने लिफाफा खोला और उसमें से एक फोटोकॉपी निकाली। ये उस गायब फाइल के एक पन्ने की फोटोकॉपी थी, जिसमें कुछ बेहद संवेदनशील जानकारियां थीं। कुछ कोड, कुछ नक्शे और कुछ नाम। विक्रम और कबीर ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब उन्हें यकीन हो गया था कि उनके सूत्र के पास ठोस जानकारी है। सूत्र ने धीमी, फुसफुसाती आवाज में कहा, दुश्मन ने एजेंसी में घुसपैठ कर ली है, संवेदनशील जानकारी हासिल करने के लिए। ये उन लोगों की सूची है जो उनके निशाने पर हैं। उसने एक और कागज निकाला और कबीर को दिया। विक्रम ने सूची देखी। उसमें उसका नाम था, उसके कुछ पुराने सहयोगियों के नाम थे, और हैरानी की बात यह थी कि राहुल का नाम भी उस सूची में था। दोनों उलझन में पड़ गए। क्या ये उन्हें गुमराह करने की कोई चाल थी? क्या राहुल भी निशाने पर था, या ये सिर्फ एक दिखावा था? सूत्र ने अपनी बात जारी रखी। मैंने कुछ बातें सुनी हैं कि दस्तावेज हासिल करने के इस मिशन के लिए खास तौर पर कुछ महिलाओं को भर्ती किया गया है। वो प्रशिक्षित हैं, चालाक हैं और किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं करती। उसकी आवाज में एक चेतावनी थी। अचानक एक आवाज से तीनों चौंक गए। एक चूहा तेजी से उनके पैरों के पास से भागा। उस सन्नाटे में ये आवाज काफी तेज लगी। तीनों ने एक दूसरे को देखा और फिर कबीर के सूत्र ने कहा, मुझे अब जाना होगा। ये जगह सुरक्षित नहीं है।
अगर किसी ने हमें यहाँ देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी। सूत्र तेजी से गोदाम से बाहर निकल गया। कबीर ने दरवाजा बंद कर दिया और विक्रम की तरफ मुड़ा। दोनों के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। उसने जो कहा, क्या तुम्हें उस पर विश्वास है? विक्रम ने पूछा। कबीर ने गहरी सांस ली। मैं उसे कई सालों से जानता हूँ, उसने कहा। उसने कभी धोखा नहीं दिया। लेकिन राहुल का नाम, ये एक पहेली है। औरतों की बात, विक्रम ने कहा। क्या तुम्हें लगता है कि... कबीर ने विक्रम की बात काटते हुए कहा, हमें हर पहलू पर ध्यान देना होगा। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। विक्रम ने उस फोटोकॉपी को देखा जो सूत्र ने दी थी। उसमें कुछ कोड और नक्शे बने हुए थे। ये क्या है? उसने पूछा। कबीर ने फोटोकॉपी को ध्यान से देखा। ये किसी जगह के नक्शे हैं, उसने कहा। और ये कोड शायद किसी संदेश को एन्क्रिप्ट करने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। हमें इन कोड को डिकोड करना होगा, विक्रम ने कहा। और ये पता लगाना होगा कि ये नक्शे किस जगह के हैं। कबीर ने सिर हिलाया। चलो, फार्म हाउस चलते हैं, उसने कहा। वहां हम इन सब पर शांति से विचार कर सकते हैं। दोनों गोदाम से बाहर निकले और वैन में बैठकर फार्म हाउस की तरफ चल पड़े। उनके दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे और उन्हें पता था कि ये सिर्फ शुरुआत है। फार्म हाउस पहुंचकर कबीर ने दरवाजा खोला और दोनों अंदर चले गए। धूल मिट्टी साफ करने के बाद उन्होंने एक मेज पर वो कागजात फैला दिए जो सूत्र ने दिए थे। फोटोकॉपी में नक्शों के अलावा कुछ और कागज भी थे जिन पर अजीबोगरीब अक्षर और संख्याएं लिखी हुई थीं। साफ तौर पर कोई गुप्त संदेश। ये क्या है? कबीर ने पूछा। संदेश, विक्रम ने कहा। मुझे लगता है कि ये घुसपैठिए और उनके हैंडलर के बीच की बातचीत है। दोनों ने मिलकर उन संदेशों को डिकोड करने की कोशिश की। उन्होंने तरह तरह के तरीके आजमाए। सब्स्टिट्यूशन साइफर, ट्रांसपोजिशन साइफर, यहाँ तक कि बाइनरी कोड भी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। संदेश जस के तस रहे, एक पहेली बने हुए। घंटों बीत गए, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। विक्रम निराश होकर कुर्सी पर बैठ गया। ये कोड बहुत मुश्किल है, उसने कहा। हमें समझ नहीं आ रहा कि इसे कैसे तोड़ें। विक्रम ने एक कागज उठाया और उस पर कुछ लिखना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर उदासी और विश्वासघात के भाव थे। उसके हाथ कांप रहे थे। कुछ मिनटों बाद उसने सिर उठाया और कबीर की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। ये देखो, उसने कहा, एक कागज कबीर की तरफ बढ़ाते हुए। उसकी आवाज में दर्द और निराशा थी। ये संदेश डिकोड हो गया है। कबीर ने हैरानी से विक्रम की तरफ देखा। क्या? कैसे? विक्रम ने एक गहरी सांस ली, जैसे कोई भारी पत्थर उसके सीने पर रखा हो। एक बार प्रिया और मैं मेरी एक मिशन के बारे में बात कर रहे थे। मैंने उसे बताया था कि संदेशों को कैसे एनकोड और डिकोड किया जाता है। तभी प्रिया ने एक मजाकिया सुझाव दिया और एक एनकोडेड संदेश लिखा, आई लव यू। उसने मुझसे कहा कि इसे डिकोड करो। उस वक़्त मैंने इसे ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया था, बस एक मज़ाक समझकर टाल दिया था। लेकिन अब अब मुझे लग रहा है कि शायद ये कोई मज़ाक नहीं था, ये ये उसी का तरीका है। उसकी आवाज़ धीमी हो गई, जैसे वो अपने आप से बात कर रहा हो। कबीर डिकोडेड संदेश को देख रहा था। उसकी आंखों में विश्वास नहीं हो रहा था। विक्रम की बात सुनकर उसके चेहरे पर भी चिंता की लकीरें उभर आईं। ये ये कैसे हो सकता है? कबीर ने धीमी आवाज में कहा। विक्रम की आंखें नम थीं। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। डिकोडेड संदेश को देखकर उसे प्रिया से जुड़ी कई बातें याद आने लगीं। छोटी छोटी बातें जो पहले कभी इतनी महत्वपूर्ण नहीं लगी थीं, लेकिन अब
एक भयानक सच्चाई की ओर इशारा कर रही थी। उसे याद आया कि पिछले कुछ दिनों से प्रिया ऑफिस नहीं जा रही थी, ये कहकर कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन क्या ये सच था या वो किसी और काम में व्यस्त थी? उसे याद आया कि वो कभी-कभी फोन पर दबी आवाज में बातें करती थी और जब विक्रम पूछता था तो टाल देती थी। उसे याद आया कि प्रिया कितनी अच्छी तरह से गाड़ी चलाती थी, इतनी कुशलता से जैसे कोई प्रशिक्षित ड्राइवर हो। विक्रम ने एक बार उससे पूछा भी था कि उसने इतनी अच्छी ड्राइविंग कहाँ से सीखी, तो वो बस मुस्कुरा दी थी और कोई जवाब नहीं दिया था। उसे ये भी याद आया कि प्रिया को विक्रम के ऑफिस के काम और उसके मिशन के बारे में बातें करना कितना पसंद था। वो हमेशा बारीक से बारीक सवाल पूछती थी, जैसे हर चीज की जानकारी लेना चाहती हो। और फिर एक धुंधली सी याद, प्रिया को किसी से फोन पर ऑपरेशन शैडो का जिक्र करते हुए सुनना। उस वक्त विक्रम ने इस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब ये बात उसके दिमाग में बिजली की तरह कौंध गई। ये सारी बातें जो पहले बेमतलब सी लगती थीं, अब एक भयानक तस्वीर बना रही थी। विक्रम का दिल भारी हो गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस लड़की से उसने प्यार किया, जिस पर उसने इतना भरोसा किया, वो उसे धोखा दे सकती है, देश के साथ गद्दारी कर सकती है। लेकिन सबूत उसके सामने थे। डिकोडेड संदेश, प्रिया की बातें, उसकी हरकतें, सब कुछ एक ही दिशा में इशारा कर रहा था। विक्रम की आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू सिर्फ दुख के नहीं थे, बल्कि विश्वासघात, क्रोध और निराशा के भी थे। उसे लग रहा था जैसे उसका दिल टूट गया हो, जैसे उसकी दुनिया उजड़ गई हो। विक्रम की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसका मन अब एक ही बात पर केंद्रित था, उस फाइल को वापस पाना और देश को बचाना। प्रिया के विश्वासघात का दर्द उसके दिल में एक घाव की तरह था, लेकिन वो जानता था कि उसके पास रुकने का वक्त नहीं है। हमें जाना होगा, विक्रम ने कबीर से कहा। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। हमें प्रिया को रोकना होगा। कबीर ने विक्रम के कंधे पर हाथ रखा। मैं तुम्हारे साथ हूं, उसने कहा। दोनों तेजी से फार्म हाउस से निकले और वैन में बैठकर निकल पड़े। विक्रम ने कहा, शायद वो मेरे घर पर हो सकती है। पुलिस वहां पहरा दे रही होगी, लेकिन हमें दूर से निगरानी रखनी चाहिए। कबीर ने पूछा, लेकिन हम पता कैसे करेंगे कि वो अंदर क्या कर रही है? विक्रम ने जवाब दिया, मेरे कुछ पुराने संपर्क हैं जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस में माहिर हैं। मैं उनसे मदद मांग सकता हूँ। वे हमारे लिए फ़ोन कॉल्स इंटरसेप्ट कर सकते हैं। विक्रम ने एक फ़ोन कॉल किया और अपने एक संपर्क से मदद मांगी। कुछ ही देर में उन्हें विक्रम के घर के पास एक सुरक्षित जगह मिल गई, जहां से वे निगरानी रख सकते थे। घंटों गाड़ी चलाने और पुलिस की चौकियों से बचते बचाते आखिरकार वे विक्रम के घर के नजदीक पहुंच गए। तब तक अंधेरा घिर आया था और उन्होंने वैन को एक गली के पास धीरे से पार्क कर दिया, जहां से उन्हें घर साफ दिखाई दे रहा था। पुलिस वाले घर के बाहर तैनात थे। रात गहराती जा रही थी, शहर की रोशनी धीमी होती जा रही थी, लेकिन विक्रम के घर के बाहर पुलिस की हलचल बढ़ रही थी। गश्त लगा रहे पुलिस वाले बार बार इधर उधर देख रहे थे, जैसे किसी के निकलने का इंतजार कर रहे हों। उनकी बेचैनी साफ झलक रही थी। उनके चेहरे पर तनाव था और वे लगातार आपस में फुसफुसा रहे थे। विक्रम और कबीर कुछ दूरी पर खड़ी वैन में बैठे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वे दोनों तनाव में थे। विक्रम का दिल प्रिया की सुरक्षा और अपने मिशन की सफलता की चिंता से धड़क रहा था। कबीर चुपचाप विक्रम को सांत्वना देने की कोशिश कर रहा था, हालांकि वो खुद भी अंदर से चिंतित था। तभी विक्रम की नजर दूसरी मंजिल की एक खिड़की पर पड़ी।
एक परछाई खिड़की से बाहर निकली, एक औरत का सिलहूट जो तेजी से नीचे उतरा। चांद की हल्की रोशनी में विक्रम ने देखा कि वो प्रिया थी, लेकिन उसने अपना हुलिया बदल लिया था। उसने एक विग पहना हुआ था, जिससे उसके बाल छोटे और अलग रंग के लग रहे थे, और उसने ढीले कपड़े पहने हुए थे ताकि उसके शरीर का आकार छुप जाए। वो साफ तौर पर पहचान से बचने की कोशिश कर रही थी। विक्रम का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। उसने कबीर की तरफ देखा, जिसने भी प्रिया को देख लिया था। दोनों के चेहरे पर एक ही भाव था, आश्चर्य और चिंता। वो जा रही है, विक्रम ने फुसफुसाते हुए कहा। हमें उसका पीछा करना होगा। कबीर ने वैन स्टार्ट की और वे प्रिया का पीछा करने लगे, सावधानी से, ताकि उसे पता ना चले। प्रिया घर के पीछे वाली गली में चली गई। उसने चारों तरफ देखा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा है, और फिर एक काली रंग की सिडान में बैठ गई। विक्रम हैरान था, क्योंकि वो नहीं जानता था कि ये किसकी गाड़ी है। ये किसकी गाड़ी है? कबीर ने विक्रम से पूछा। पता नहीं, विक्रम ने जवाब दिया, लेकिन हमें उसका पीछा करना होगा। कबीर ने वैन स्टार्ट की और धीरे से आगे बढ़ी। प्रिया की गाड़ी शहर से बाहर हाईवे की तरफ मुड़ गई। कबीर ने भी अपनी गाड़ी हाईवे पर डाल दी और सावधानी से उसका पीछा करने लगा। घंटों तक वे हाईवे पर गाड़ी चलाते रहे। शहर की रोशनी पीछे छूटती जा रही थी। वे घंटों तक उसका पीछा करते रहे। विक्रम उस दौरान पूरी तरह चुप था। उसका चेहरा ही शायद उसकी बेबसी और दर्द के आक्रोश को बयां कर रहा था। आखिरकार वे एक घने जंगल वाले इलाके में पहुंच गए। प्रिया की गाड़ी एक बड़े फार्म हाउस के गेट के सामने रुकी। उसने कुछ देर इंतजार किया, और फिर फार्म हाउस का भारी सा लोहे का गेट खुला। प्रिया की गाड़ी अंदर चली गई। कबीर ने अपनी वैन कुछ दूरी पर एक पेड़ के पीछे खड़ी की। ये जगह, कबीर ने कहा, चारों तरफ देखते हुए, ये काफी सुनसान है। विक्रम ने सिर हिलाया। हमें अंदर जाना होगा, उसने कहा। उसकी आवाज में दृढ़ निश्चय था। विक्रम और कबीर वैन से उतरे और फार्म हाउस की ओर बढ़ने लगे। जंगल में पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ हवा के झोंकों से पेड़ों की पत्तियों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। चांद की रोशनी पेड़ों के बीच से छन कर आ रही थी, जिससे चारों तरफ एक रहस्यमय माहौल बना हुआ था। फार्म हाउस का गेट अब भी खुला हुआ था। दोनों ने कुछ देर दूर से ही धैर्यपूर्वक निगरानी रखी। फिर साए की तरह तेजी से वे फार्म हाउस के अहाते में दाखिल हो गए। यह पुराना और जर्जर लग रहा था, और शायद इसीलिए इसे चुना गया था। उन्होंने जल्दी से एक कोना ढूंढा और कुछ देर के लिए वहां छुप गए, ताकि वे आसपास के माहौल से परिचित हो सके। ठीक उसी वक्त उन्होंने जंग लगे गेट के चटकने की आवाज सुनी और देखा कि वो रिमोट से बंद कर दिया गया। कबीर ने विक्रम की ओर देखा। उसकी आंखों में चिंता थी। अब हम अंदर फंस गए हैं, उसने फुसफुसाते हुए कहा। विक्रम ने सिर हिलाया। हमें सावधान रहना होगा, उसने जवाब दिया, अपनी पिस्तौल को और मजबूती से पकड़ते हुए। दोनों धीरे धीरे फार्म हाउस की ओर बढ़ने लगे। फार्म हाउस के बाहर काफी सन्नाटा था, लेकिन अंदर से कुछ धीमी आवाजें आ रही थीं। वे एक टूटी हुई खिड़की के पास पहुंचे और अंदर झांका। अंदर एक बड़ा कमरा था, जिसमें कुछ लोग बैठे हुए थे। प्रिया भी उनमें से एक थी। वो एक आदमी से बात कर रही थी जो ब्रीफकेस लिए हुए था, वही आदमी जिसे उन्होंने पहले देखा था। वो रहा, विक्रम ने फुसफुसाते हुए कहा। हमें अंदर जाना होगा। कबीर ने सिर हिलाया। लेकिन कैसे? दरवाजा बंद है। विक्रम ने आसपास देखा। उसे एक पुराना लकड़ी का बक्सा दिखाई दिया, जो खिड़की के नीचे रखा हुआ था। उसने कबीर की ओर देखा और इशारा किया।
दोनों ने मिलकर बक्से को खिड़की के नीचे लगाया और उस पर चढ़कर अंदर झांका। खिड़की काफी ऊंची थी, लेकिन विक्रम किसी तरह अंदर कूद गया। कबीर भी उसकी मदद से अंदर पहुंच गया। वे कमरे के अंदर छुप गए और प्रिया और उस आदमी की बातचीत सुनने लगे। ये दस्तावेज बहुत महत्वपूर्ण है, प्रिया उस आदमी से कह रही थी। हमें इन्हें जल्द से जल्द पहुंचाना होगा। चिंता मत करो, उस आदमी ने जवाब दिया। सब कुछ योजना के अनुसार होगा। विक्रम का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो प्रिया को रोकना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि उसे सावधानी से काम लेना होगा। प्रिया ने गहरी सांस ली और उसकी आवाज में एक दृढ़ निश्चय झलक रहा था। मैंने इस मिशन के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है, उसने कहा। मैं इसे सफल होते हुए देखना चाहती हूँ। मैंने इसकी योजना वर्षों से बनाई है, और अब जब मुझे लग रहा है कि इससे पहले कि मैं पकड़ी जाऊं, मैं इसे पूरा कर लेना चाहती हूँ। उसकी आवाज में थोड़ी घबराहट भी थी, लेकिन साथ ही एक अटूट संकल्प भी। उस आदमी ने प्रिया के कंधे पर हाथ रखा। तुमने बहुत अच्छा काम किया है, उसने कहा। तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, बस थोड़ा और इंतजार करो। विक्रम ये सब सुनकर गुस्से से कांप रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि प्रिया इतनी दूर जा सकती है। उसने कबीर की तरफ देखा, जिसकी आंखों में भी क्रोध और निराशा थी। तभी उस आदमी ने ब्रीफकेस खोला और दस्तावेज निकाले। उसने उन्हें प्रिया को दिया। ये लो, उसने कहा, ये तुम्हारे लिए हैं। प्रिया ने दस्तावेज ली और उन्हें ध्यान से देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसे अपनी मेहनत का फल मिल गया हो। विक्रम अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने कबीर की तरफ देखा और सिर हिलाया। ये इशारा था। अब कार्यवाही का वक्त आ गया था। एक पल में सन्नाटा चीरता हुआ विक्रम कमरे में बिजली की तरह घुसा। उसकी पिस्तौल उस आदमी के सीने पर तनी हुई थी, जैसे मौत का फरमान सुना रही हो। कबीर भी उसके ठीक पीछे था। उसकी नजरें कमरे में मौजूद हर चीज पर थीं, किसी भी खतरे को भांपने के लिए तैयार। कमरे में जैसे भूचाल आ गया। प्रिया की आंखें भय से फैल गईं। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो आदमी, जिसके चेहरे पर अभी तक आत्मविश्वास का नखाब था, अचानक डर से कांपने लगा। प्रिया की नजर विक्रम से मिली। एक पल के लिए दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराईं, मानो समय थम सा गया हो। फिर प्रिया ने अपनी नजरें फेर लीं। उसके चेहरे पर एक बनावटी दुख और डर का भाव आ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू सिर्फ एक नाटक थे, एक चाल। जिस आदमी पर विक्रम की पिस्तौल तनी हुई थी, उसने इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश की। उसने तेजी से विक्रम की पिस्तौल पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कबीर की नजर उस पर थी। कबीर ने बिना वक़्त गवाए 2 गोलियां चलाईं। वो आदमी एक भारी आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। प्रिया ये सब देखकर डर से कांपने लगी। उसकी आंखों में मौत का डर साफ दिख रहा था। वो गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन कबीर ने उसे चुप रहने का इशारा किया और किसी भी तरह की हरकत न करने की चेतावनी दी। कुछ पलों की खामोशी के बाद विक्रम ने प्रिया से पूछा। उसकी आवाज में दर्द और विश्वासघात का गहरा भाव था। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, प्रिया? लेकिन उसे किसी जवाब की उम्मीद नहीं थी। वो अब जान चुका था कि प्रिया भी उसकी तरह एक जासूस थी, और अपने मिशन को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी। प्यार, विश्वास, रिश्ते, ये सब उसके लिए सिर्फ मोहरे थे, एक खेल का हिस्सा। कबीर ने विक्रम के कंधे पर हाथ रखा। हमें यहाँ से जो भी मिल सकता है, ढूंढना होगा, उसने कहा। कोई दस्तावेज, कोई सबूत, कुछ भी। विक्रम दूसरे कमरों में गया, ये देखने के लिए कि क्या उसे कुछ मिल सकता है, लेकिन वह खाली हाथ लौटा। कबीर ने तब उससे कहा कि उस कमरे में जो कुछ भी है,
उसे ले लो जहां वे हैं। जब तक विक्रम वह गिरे कागज और ब्रीफकेस समेटने में लगा था, तब तक कबीर ने प्रिय को एक रस्सी से बांध दिया। फिर उसने विक्रम से कहा कि उन्हें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कोई और यहाँ आ जाए। विक्रम ने कबीर से चलने का इशारा किया और वे तीनों बाहर आ गए। वे कुछ देर इंतजार करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि कोई आसपास नहीं है, और फिर वे अपनी वैन की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही वे वैन में बैठने वाले होते हैं, चार आदमी तुरंत हरकत में आ जाते हैं और एक ही पल में उन तीनों को घेर लेते हैं। ये आदमी लंबे और सुगठित शरीर वाले थे। उन्होंने पूरी तरह से काले रंग की वर्दी पहनी हुई थी और अपने चेहरे ढके हुए थे। उनके हाथों में भारी राइफलें थीं और कमर पर एक एक साइड आर्म भी था। उनके हाव भाव और चाल ढाल से साफ पता चल रहा था कि वे प्रशिक्षित और खतरनाक हैं। वे किसी साधारण गुंडे या अपराधी नहीं, बल्कि किसी पेशेवर संगठन के सदस्य लग रहे थे। उन आदमियों ने उन सभी को हथकड़ी लगा दी और उनके सिर को काले नकाबों से ढक दिया। कुछ ही मिनटों में एक नहीं, बल्कि कई काली एसयूवी वहां आकर रुकी। उन्होंने विक्रम और कबीर को एक गाड़ी में धकेल दिया, जबकि प्रिया को दूसरी गाड़ी में डाल दिया गया। जैसे ही वॉकी टॉकी पर आदेश मिला, सभी गाड़ियां एक साथ तेजी से रवाना हो गई। गाड़ियां तेजी से कहीं दूर जा रही थीं। विक्रम और कबीर काले नकाबों के नीचे एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे। वे नहीं जानते थे कि उन्हें कहाँ ले जाया जा रहा है या उनके साथ क्या होगा। लेकिन एक बात तय थी, वे एक गहरी मुसीबत में फंस गए थे। प्रिया का विश्वासघात, उस आदमी की मौत और अब ये अपहरण, सब कुछ किसी बुरे सपने की तरह लग रहा था। विक्रम के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या ये सब प्रिया की योजना का हिस्सा था? क्या वो शुरू से ही उन्हें फंसाना चाहती थी? दूर से सायरन की आवाज आ रही थी, लेकिन अब वो काफी दूर थी, जैसे पुलिस भी इस ऑपरेशन से अनजान हो। कुछ घंटों बाद उस गाड़ी की रफ्तार धीमी हो गई जिसमें कबीर और विक्रम को ले जाया जा रहा था। आखिरकार गाड़ी एक जगह रुकी। उनके चेहरे अभी भी नकाबों से ढके हुए थे। किसी ने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें गाड़ी से बाहर निकलने का इशारा किया। बाहर निकलने के बाद उन्हें कंधे से पकड़कर चलने में मदद की गई। विक्रम अंदाजा लगा सकता था कि वे कहाँ हो सकते हैं। आखिरकार वो एक प्रशिक्षित सैनिक था। अपनी प्रवृत्ति से उसने भांप लिया कि वे किसी तरह के गोदाम में हैं। जमीन की गूंज, चारों तरफ की ठंडी हवा और दूर से आती हुई मशीनों की हल्की आवाजें, ये सभी संकेत उसी ओर इशारा कर रहे थे। कुछ मिनटों बाद उन्हें एक कमरे में बैठाया गया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, विक्रम को एहसास हुआ कि अब वह अकेला था। कबीर उसके साथ नहीं था। यह एहसास उसे बेचैन कर गया। कबीर के साथ क्या हुआ होगा, ये विचार उसके दिमाग में आने लगे। क्या वे उसे किसी और जगह ले गए थे? क्या वो सुरक्षित था? अनिश्चितता और चिंता की एक लहर विक्रम के दिल से गुजरी। तभी एक आदमी कमरे में दाखिल हुआ। वह आदमी शांत और स्थिर नजर आ रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जैसे वो कोई पत्थर की मूर्ति हो। उसकी आंखें गहरी और भेदक थीं, जैसे वो विक्रम के मन की गहराई तक झांक सकती हो। उसने विक्रम को ऊपर से नीचे तक देखा, बिना कुछ कहे। कुछ पलों की खामोशी के बाद उस आदमी ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी। विक्रम, है ना? उसने पूछा। यह सवाल नहीं, बल्कि एक कथन था, जैसे वो पहले से ही सब कुछ जानता हो। विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अभी भी स्थिति का जायजा ले रहा था, यह समझने की कोशिश कर रहा था कि वो कहाँ है और ये लोग कौन हैं। कुछ पल की चुप्पी के बाद उस आदमी ने आगे कहा, मेरा नाम अर्जुन माथुर है। मैं इंटेलिजेंस ब्यूरो से हूँ।
उसने अपनी बात जारी रखी। पिछले कुछ सालों से हम कुछ ऐसे आतंकवादियों की जांच कर रहे हैं जो हमारे देश में घुसपैठ कर चुके हैं। उनका एक बहुत ही खतरनाक मिशन है जिसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि यह देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। अर्जुन माथुर ने एक गहरी सांस ली और फिर विक्रम की आंखों में देखते हुए कहा, हमने इस महिला का पीछा कई सालों तक किया, शहर शहर, गांव गांव, लेकिन फिर वो अचानक गायब हो गई, जैसे हवा का झोंका हो। फिर हाल ही में हमें रक्षा मंत्रालय से एक बेहद जरूरी फाइल के गायब होने की खबर मिली। जांच में एक अफसर को दोषी पाया गया। उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, हमने उस अफसर की पृष्ठभूमि की जांच की और फिर तुम्हारी भी, और ईमानदारी से कहूँ तो हम हैरान थे। एक ऐसा अफसर जिसने अपने देश के लिए कई खतरनाक मिशंस को सफलतापूर्वक अंजाम दिया, जिसने कई बार अपनी जान जोखिम में डाली और जिसकी देशभक्ति पर कभी किसी ने शक नहीं किया, ऐसा कैसे कर सकता है? ये हमारी समझ से परे था। और तभी तभी हमें प्रिया के बारे में पता चला और तब जाकर सारी कड़ियां जुड़ गईं। अर्जुन माथुर ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, कबीर सुरक्षित है, उसे जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें तुमसे कुछ और जानकारी चाहिए। उसने विक्रम से पूछा कि उसकी प्रिया से मुलाकात कैसे हुई और वो कहाँ काम करती थी, क्या वह किसी से मिलती थी, और ऐसे कई और सवाल पूछे। फिर अफसर अर्जुन ने विक्रम को एक महिला की कुछ तस्वीरें दिखाईं जो प्रिया जैसी दिखती थी। विक्रम तुरंत जान गया कि वो प्रिया ही थी, जो अलग-अलग वेशभूषा में नजर आ रही थी। फिर उन्होंने विक्रम को बताया कि अब उसे रिहा कर दिया जाएगा और उसे सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया है, क्योंकि उसका प्रिया के मिशन और गतिविधियों से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने ने विक्रम के भीतर उठ रहे क्रोध के बवंडर को भांप लिया। विक्रम की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, दुख, विश्वासघात और गुस्से का एक मिश्रण। माथुर समझ रहे थे कि विक्रम के लिए यह सब कितना मुश्किल है। जिससे उसने दिल से प्यार किया था, वो न सिर्फ उसकी विश्वासघाती निकली, बल्कि देश की भी दुश्मन साबित हुई। अफसर अर्जुन माथुर सब कुछ समझ रहे थे। उन्होंने विक्रम को सांत्वना देने की कोशिश करते हुए कहा, लोग ये नहीं समझते कि एक सैनिक किन परिस्थितियों से गुजरता है। वे सिर्फ उन लड़ाइयों को देखते हैं जो सीमाओं पर बंदूक से लड़ी जाती हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि एक सैनिक हमेशा बाहर के साथ साथ अपने भीतर भी एक लड़ाई लड़ रहा होता है। यह लड़ाई विश्वास की, रिश्तों की और अपने आप की होती है। विक्रम उन शब्दों को सुन रहा था, पर जैसे वो किसी और ही दुनिया में चला गया हो, एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ खामोशी और अकेलापन था। तभी उसे प्रिया की आवाज गूंजती हुई सुनाई दी, जैसे वो अभी भी उसके पास हो। उसे याद आया जब वो दोनों एक नदी के किनारे बैठे थे और प्रिया ने उसे ये पंक्तियां सुनाई थी, ये न थी हमारी किस्मत की विसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। और यहीं पर समाप्त होती है अनाहत की यह कहानी। हमें उम्मीद है कि आपको यह रहस्य और रोमांच से भरी दास्तान पसंद आई होगी। अगर हमारी कहानियां आपके दिल को छूती हैं, तो कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। आपका हर कमेंट हमारे लिए प्रेरणा है। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया इसे ज़रूर करें, ताकि आप हमारी किसी भी नई कहानी से वंचित न रहें। हम जल्द ही एक और दिलकश कहानी लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अलविदा और अपना ख्याल रखिए।